+2 क्लास आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ अडेप्टेशन। आप क्या समझते हैं बेटा अडेप्टेशन से? अडेप्टेशन होता है अपने आप को एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अडेप्ट करना, चेंज करना। ये चेंजेस मॉर्फोलॉजिकल भी हो सकते हैं, फिजियोलॉजिकल भी हो सकती हैं, बिहेवियर चेंजेस भी हो सकते हैं, बायोकेमिकल चेंजेस भी हो सकते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल करते हैं, आप हिल स्टेशन पे जा रहे हैं, हिल स्टेशन पे ऑक्सीजन कम होती है तो क्या चेंजेस आएंगे? हमारी जो किडनी है वो एक हार्मोन सिक्रीट करेगी। नेम ऑफ द हार्मोन इज एरिथ्रोपोएटिन। एरिथ्रोपोएटिन इट एक्ट ऑन बोन मैरो एंड देयर इज इंक्रीज इन द फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन ले सकें। वाइल कंसीडरिंग द वेरियस अल्टरनेटिव available to organism for coping with extreme in their environment. एक्सट्रीम इन देयर एनवायरनमेंट का मतलब है यहाँ अनफेवरेबल एनवायरनमेंट की बात कर रहा है। वी हैव सीन दैट सम आर एबल टू रिस्पॉन्ड थ्रू सर्टेन फिजियोलॉजिकल एडजस्टमेंट। फिजियोलॉजिकल एडजस्टमेंट जैसे अगर आप गर्मी में हैं ज़्यादा, तो अगर आप उतनी ही गर्मी में रहेंगे बॉडी सेल डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, क्योंकि वो ज़्यादा टेम्परेचर को टॉलरेट नहीं कर पा रही हैं, तो स्वेटिंग स्टार्ट हो जाती है। अगर आप सर्दी में हैं तो मसल कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो जाएगी। वाइल अदर डू सो बिहेवियरली, बिहेवियर में माइग्रेशन आ जाएगा, माइग्रेटिंग टेम्परेरली टू लेस स्ट्रेसफुल हैबिटेट। दीज रिस्पॉन्सेज आर ऑल्सो एक्चुअली देयर अडेप्टेशन। अब ये माइग्रेट कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह पर, इनको हम अडेप्टेशन बोलते हैं। सो वी कैन से अडेप्टेशन इज़ एनी एट्रीब्यूट ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये ऑर्गेनिज्म का मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल और बिहेवियर एट्रीब्यूट है दैट अनेबल द ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस इन इट्स हैबिटेट। कोई भी ऑर्गेनिज्म है अपने हैबिटेट में, ताकि वो सर्वाइव कर सके, वो कुछ ना कुछ चेंजेस कर ही लेता है। फॉर एग्जांपल अगर हम कैक्टस की बात करते हैं, कैक्टस का हैबिटेट क्या है? कैक्टस डेजर्ट एरिया में मिलेगा जहाँ वाटर की स्केर्सिटी होती है, तो कैक्टस में लीफ फॉल हो जाते हैं और लीफ की जगह स्पाइंस आ जाते हैं। लीफ फॉल होने से उसे क्या प्रॉफिट मिलेगा? अगर लीफ होंगे ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होगी और उसकी जगह स्पाइन आ जाएंगे। स्पाइन आने से ट्रांसपिरेशन कम हो जाएगी और वो वहाँ अपने आप को अडेप्ट कर सकता है। मैनी अडेप्टेशन हैव इवॉल्व ओवर ए लॉन्ग इवोल्यूशनरी टाइम। धीरे धीरे इवोल्यूशन के दौरान अडेप्टेशन आई है एंड जेनेटिकली फिक्स। ऑर्गेनिज्म के लिए फेवरेबल थी, ऑर्गेनिज्म को एक एनवायरनमेंट में रहने में हेल्प कर रही थी, इसलिए वो जीन एनवायरनमेंट में सिलेक्ट कर लिए और वो अडेप्टेशन फिक्स होगी। इन द एब्सेंस ऑफ एन एक्सटर्नल सोर्स ऑफ वाटर, द कैंगरू रैट in North American desert is capable of meeting all its water requirement through its internal fat oxidation in which water is a byproduct। अगर हम बात करते हैं रेस्पिरेशन की, एक्चुअल में रेस्पिरेशन में क्या होता है? ब्रीदिंग एंड सेलुलर ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मटेरियल। और अगर आपको क्वेश्चन आता है नेम द ऑर्गेनिज्म which can survive without a single drop of water throughout its life, पूरी लाइफ में बिना पानी के सर्वाइव करता है, that is kangaroo rat। कहाँ पे मिलता है ये? नॉर्थ अमेरिकन डेजर्ट। और अपनी वाटर रिक्वायरमेंट किससे पूरी करता है? बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मटेरियल। इट ऑल्सो हैज़ द एबिलिटी टू कंसनट्रेट इट्स यूरिन सो दैट मिनिमल वॉल्यूम ऑफ वाटर इज़ यूज्ड टू रिमूव एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। ये इसकी सेकंड जो है फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन है। फिर आपने कैमल देखा है, कैमल में हम्प होता है। आप किसी पर्टिकुलर बुक में ये भी पढ़ते हैं, मैंने चैप्टर पढ़ा है, किसी सब्जेक्ट का नाम नहीं लूँगी, कि वो हम्प में पानी भरा होता है। हम्प में पानी नहीं भरा होता, हम्प में फूड स्टोर होता है फैट की फॉर्म में, और जब उस फूड का ऑक्सीडेशन होता है तो ऑर्गेनिज्म को वाटर सप्लाई पूरी हो जाती है। फिर आपने कैमल की अडेप्टेशन छोटी क्लासेस में पढ़ी भी हैं। कैमल की क्या अडेप्टेशन है बेटा? उसके जो फुट हैं वो कैसे होते हैं? उसके जो फुट हैं
कुशन लाइक होते हैं। फिर वो एक बारी में बहुत सारा 15-20 लीटर पानी पी जाता है ताकि वो ज़्यादा टाइम तक चले। फिर आपने इंसेक्ट में देखा है इंसेक्ट की क्या अडेप्टेशन है। इंसेक्ट का जो स्केलेटन है एक तो उनकी ग्रोथ को रोक रहा है, सेकंड इंसेक्ट में वाटर स्केर्सिटी है, इसलिए इंसेक्ट में यूरिक एसिड रिलीज़ होता है इंस्टेड ऑफ यूरिया। यूरिक एसिड क्रिस्टलाइन फॉर्म में रिलीज़ होता है। बर्ड में भी सेम है, बर्ड में यूरिक एसिड का रिलीज़ होता है। फिर हम डेजर्ट प्लांट की बात करते हैं। मैनी डेजर्ट प्लांट हैव ए थिक क्यूटिकल। थिक क्यूटिकल है ऑन देयर लीफ स्ट्रक्चर, लीफ के ऊपर क्यूटिकल आपने पढ़ा है। क्यूटिकल हम पढ़ते हैं लिपिड्स में। क्यूटिकल इज मेड अप ऑफ क्यूटीन, क्यूटीन वैक्स है एंड हैव देयर स्टोमेटा अरेंज्ड इन डीप पिट। स्टोमेटा संकन होंगे क्योंकि अगर स्टोमेटा अपर सरफेस पे होंगे तो वो डायरेक्ट एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में आएंगे, यहाँ कांटेक्ट में नहीं होंगे। टू मिनिमाइज वाटर लॉस थ्रू ट्रांसपिरेशन दे ऑल्सो हैव ए स्पेशल फोटोसिंथेटिक पाथवे। इस फोटोसिंथेटिक पाथवे को बोलेंगे CAM। व्हाट इज CAM? क्रसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म। क्रसुलेशियन CRASSULATION। क्रसुलेशियन क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये एक फैमिली है क्रसुलेसी फैमिली। इसमें जो एसिड है, एसिड कौन सा बनता है इसमें? 4 कार्बन कंपाउंड, दैट इज़ ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, जो कि बाद में चेंज हो जाता है मैलिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड में। और इन प्लांट में स्टोमेटा होते हैं स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा विच ओपन ड्यूरिंग नाइट। डे टाइम में स्टोमेटा नहीं खुलते, तो डे टाइम में ये कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन करते हैं। तो ये प्लांट है हमारे ओपनशिया। लीव्स आर एब्सेंट, दे आर reduced to spine and photosynthetic function is taken over by flattened stem। अब आप याद करें फ्लैटेंड स्टेम को क्या बोलते हैं? इनमें फ्लैटेंड स्टेम को बोलते हैं फाइलोक्लैड। मैमल्स फ्रॉम कोल्डर क्लाइमेट जनरली हैव शॉर्टर ईयर एंड लिम्स टू मिनिमाइज हीट लॉस। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उनकी जो एक्सट्रीमिटीज़ होती हैं जैसे ईयर है, लिम्ब है, ये स्मॉल मिलेंगी ताकि वो हीट लॉस कम हो, सरफेस एरिया कम हो। दिस रूल इज़ कॉल्ड एलन रूल। इन पोलर सीज एक्वेटिक मैमल लाइक सील हैव ए थिक लेयर ऑफ फैट। इसको ब्लबर बोलते हैं, आपको ब्लबर दिखाऊंगी भी। इसमें आपने अगर +1 में आपको ध्यान हो, आपने ब्लबर में पढ़ा है ब्राउन फैट होता है, ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड नहीं करता, पर ये जो हाइबरनेटिंग एनिमल हैं उनमें भी होगा। बिलो द स्किन दैट एक्ट एज इंसुलेटर, इंसुलेटर का काम करेगा एंड रिड्यूस द लॉस ऑफ बॉडी हीट। ब्लबर को लोग यूज़ करते हैं, वेल का ब्लबर है उसको फ्यूल की फॉर्म में यूज़ करते हैं। सम ऑर्गेनिज्म पोजेसेस अडेप्टेशन दैट आर फिजियोलॉजिकल वाइल विच अलाउ देम टू रिस्पॉन्ड क्विकली टू स्ट्रेसफुल कंडीशन। तो यहाँ आपने ध्यान रखना है, इम्पॉर्टेंट वर्ड है फिजियोलॉजिकल। इफ़ यू हैड इवन बीन टू एनी हाई अल्टीट्यूड प्लेस, फॉर एग्जाम्पल दैट इज़ मोर देन 3500 मीटर, रोहतांग पास नियर मनाली एंड ले, यू मस्ट हैव एक्सपीरियंस व्हाट इज़ कॉल्ड एल्टीट्यूड सिकनेस। अब यहाँ आ जाएगा कितनी हाइट पे एल्टीट्यूड सिकनेस होती है? मोर देन 3500 मीटर। And what are the symptom of altitude sickness? Nausea, that is the sensation of vomiting, fatigue, heart palpitation. Why? This is because in the low atmospheric pressure of high altitude, body does not get enough oxygen, but gradually you get acclimatized। आप वहाँ के अकॉर्डिंग अडेप्ट हो जाएंगे and stop experiencing altitude sickness। How did your body solve this problem? This is very important कि हाई अल्टीट्यूड पे आपकी बॉडी कैसे एक्लिमेटाइज करती है। बॉडी कंपनसेट लो ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी बाय इंक्रीजिंग RBC। फर्स्ट देयर इज इंक्रीज इन RBC प्रोडक्शन, सेकंड डिक्रीज द बाइंडिंग एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन बाय इंक्रीजिंग ब्रीदिंग रेट। अगर हम प्लेन पे बात करते हैं, मान लो आप में 15 ग्राम हीमोग्लोबिन है, तो आपको पता है कि 1 ग्राम हीमोग्लोबिन कैन कंबाइन विद
1.34 ml of oxygen and you have 15 gram hemoglobin that can combine with nearly 20 ml of oxygen. और अगर आप एथलीट नहीं हैं, नॉर्मल आपकी एक्टिविटी है, रूटीन एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, तो आपका हीमोग्लोबिन केवल कितनी ऑक्सीजन रिलीज़ करेगा? 5 ml ऑक्सीजन रिलीज़ करेगा। पर अगर आप हाई एल्टीट्यूड पे चले जाते हैं तो हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन बाइंडिंग एफिनिटी कम हो जाएगी उसका, क्योंकि ब्रीदिंग रेट ज़्यादा हो जाएगा, हीमोग्लोबिन ज़्यादा ऑक्सीजन को रिलीज़ करेगा। Many tribes live in high altitude of Himalayas. Find out if they normally have a high RBC count or total hemoglobin than the people in plains. Yes, they are having the high RBC count. Even कि ये भी माना जाता है जो हाई एल्टीट्यूड पे लोग रहते हैं उनकी RBC का साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है, बड़ा हो जाता है। In most animal the metabolic reaction and hence all the physiological function proceed optimally in narrow temperature range. हमारी बॉडी की टेम्परेचर रेंज बिल्कुल सूटेबल है क्योंकि इसमें सभी रिएक्शन होती हैं, दैट इज़ 37 डिग्री सेल्सियस, बट देयर आर माइक्रोब दैट इज़ आर्कीबैक्टीरिया। आर्कीबैक्टीरिया आपने पढ़ा है, मिथेनोजन आ जाएंगे, इसमें एसिडोफिल आ जाएंगे, थर्मोफिल आ जाएंगे, हेलोफिल्स आ जाएंगे, that flourish in hot spring and deep sea hydrothermal vent where temperature far exceed 100 degree Celsius. How is this possible? क्योंकि उन्होंने अडेप्ट कर लिया है। अगर हम अपने डीएनए की बात करें, 45 डिग्री के आसपास हमारे डीएनए में डीनेचुरेशन हो जाएगी, बोन टूट जाएंगे, पर इनमें जो डीएनए होता है दैट इज़ रेजिस्टेंस, उस डीएनए के बॉन्ड भी नहीं टूटते हैं। मैनी फिश थ्राइव इन Antarctic water where the temperature is always below zero. How do they manage to prevent their body fluid from freezing? उनमें ग्लाइकोल आ जाता है जिससे फ्रीजिंग पॉइंट जो बॉडी फ्लूइड का है बहुत कम हो जाता है, माइनस में चला जाता है और टेम्परेचर इतना नहीं होता कि उनके बॉडी फ्लूइड फ्रीज हो सकें। ए लार्ज वेराइटी ऑफ मैराइन इनवर्टिब्रेट एंड फिश लीव एट ग्रेट डेप्थ इन ओशन। ओशन में रहते हैं ग्रेट डेप्थ पे, जहाँ जो प्रेशर है, प्रेशर कुड बी मोर देन 100 टाइम द नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर दैट वी एक्सपीरियंस। हाउ दे लिव अंडर सच हाई प्रेशर एंड डू दे हैव एनी स्पेशल एंजाइम? ये बच्चों क्वेश्चन आपके लिए, आप सोचो और मुझे आंसर करो, नहीं मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको इसका आंसर दूंगी। ऑर्गेनिज्म लिविंग इन सच एक्सट्रीम एनवायरमेंट शो ए फैसिनेटिंग एरे ऑफ बायोकेमिकल अडेप्टेशन। आपको यहाँ हिंट मिल गया बायोकेमिकल अडेप्टेशन का, अब सोच कर देखो आप। +2 क्लास, सम ऑर्गेनिज्म शो बिहेवियर रिस्पॉन्स टू कोप अप विथ वेरिएशन इन देयर एनवायरमेंट। बिहेवियर रिस्पॉन्स, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डेजर्ट लिजर्ड्स lack the physiological ability that mammals have to deal with high temperature of their habitat। क्या होती है मैमल्स में? स्वेटिंग हो जाती है, डॉग पैंथिंग करता है, बट मैनेज टू कीप देयर बॉडी टेम्परेचर फेयरली कांस्टेंट बाय बिहेवियर मीन दे बास्क इन सन एंड एब्जॉर्ब हीट व्हेन देयर बॉडी टेम्परेचर ड्रॉप बिलो द कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन से कम आ गया, हीट को एब्जॉर्ब करेंगी, but move into shade when the ambient temperatures start increasing. Some species are capable of burrowing into soil. soil में burrow क्यों करती हैं? वहाँ टेम्परेचर कम होता है। to hide and escape from above ground heat। तो इसमें जो बहुत इम्पोर्टेंट है दैट इज़ बिहेवियर रिस्पॉन्स। बिहेवियर रिस्पॉन्स में क्या इम्पोर्टेंट है? डेजर्ट लिजर्ड। और इसका बिहेवियर रिस्पॉन्स क्यों शो करती है? क्योंकि फिजियोलॉजिकल एबिलिटी ख़त्म है। इसके बाद हम बात करती हैं पॉपुलेशन एट्रीब्यूट। इन नेचर वी रेयरली फाइंड आइसोलेटेड सिंगल इंडिविजुअल ऑफ एनी स्पीसीज़। क्योंकि सिंगल इंडिविजुअल कहीं भी नहीं मिलेगा। आपको एग्जाम्पल ढूंढ के बताएं मुझे, या तो उसके कॉन्टेक्ट में माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे या और ऑर्गेनिज्म होंगे। फूड चेन तो होगी ही, तो प्लांट और एनिमल उसके कॉन्टेक्ट में होंगे। मेजॉरिटी ऑफ देम लीव इन ग्रुप
in a well-defined geographical area, share or compete for similar resources. अगर उनकी फूड हैबिट सेम है तो सिमिलर रिसोर्सेज के लिए वो compete करेंगे. पोटेंशली इंटरब्रीड, एक ही स्पीसीज के हैं तो इनब्रीडिंग होगी, thus constitute a population. Although the term inbreeding implies sexual reproduction. +2 क्लास, इन ब्रीडिंग का मीनिंग ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है. क्लास, इन ब्रीडिंग रिप्रोडक्शन का मतलब सेम स्पीसीज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल रिजल्टिंग फ्रॉम इवन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ऑल्सो जनरली कंसिडर्ड ए पॉपुलेशन फॉर द पर्पज ऑफ इकोलॉजिकल स्टडी. अब प्लांट पॉपुलेशन की बात करें, बहुत सारे प्लांट हैं जिनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है. एनिमल की बात करें, जैसे अमीबा है, हाइड्रा है, इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है. ऑल द कॉर्मोरेंट इन वेटलैंड, रैट इन अबैंडोन्ड ड्वेलिंग, टीकवुड ट्रीज इन फॉरेस्ट ट्रैक. अब यहाँ देखो एक ही चीज़ की बात कर रहे हैं. वेटलैंड में कॉर्मोरेंट, अबैंडोन्ड ड्वेलिंग में रैट्स, टीकवुड ट्रीज इन फॉरेस्ट ट्रैक, bacteria in a culture plate, lotus plant in a pond are some example of population. In earlier chapter, you have learned that although an individual organism is one that has to cope with changed environment, it is at the population level. हमने population level पर जाना है, organism के बाद का level, that natural selection operate. नेचुरल सिलेक्शन ऑर्गेनिज्म लेवल पे ऑपरेट नहीं होगी, पॉपुलेशन लेवल पे ऑपरेट होगी. और क्या लेगी करेक्टर, यूजफुल करेक्टर. एन इम्पोर्टेंट एरिया, नेचुरल सिलेक्शन ऑपरेट टू इवॉल्व द डिजायर्ड ट्रेट. डिजायर्ड ट्रेट में डिजायर्ड करेक्टर. पॉपुलेशन इकोलॉजी इज देयर फॉर इम्पोर्टेंट एरिया बिकॉज इट लिंक इकोलॉजी टू पॉपुलेशन जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन. अब हम बात करते हैं पॉपुलेशन हैज़ सर्टेन एट्रीब्यूट वेयर एज इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म डज नॉट. अब यहाँ इस पैराग्राफ में कंपेयर किया गया है एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म और पॉपुलेशन को. इंडिविजुअल में है बर्थ एंड डेथ, पर पॉपुलेशन में क्या होगा, बर्थ रेट और डेथ रेट. इन पॉपुलेशन दीज रेट रेफर टू पर कैपिटा बर्थ एंड डेथ. तो यहाँ ये इम्पोर्टेंट है. तो एट्रीब्यूट इंडिविजुअल और पॉपुलेशन में चेंज हो गए. इंडिविजुअल में बर्थ और डेथ हैं और पॉपुलेशन में बर्थ रेट और डेथ रेट हैं. इन ए पॉपुलेशन दीज रेट रेफर टू पर कैपिटा बर्थ और डेथ. द रेट हैंस एक्सप्रेस्ड आर चेंज इन नंबर. बर्थ है तो इंक्रीज होगा, डेथ है तो डिक्रीज होगा विद रिस्पेक्ट टू मेंबर ऑफ पॉपुलेशन. हेयर इज़ एन एग्जाम्पल, ये इम्पोर्टेंट है, इसके बेस पे मैं आपको न्यूमेरिकल दूंगी. इफ़ इन ए पॉन्ड देयर आर 20 लोटस प्लांट last year and through reproduction 8 new plant are added. 20 प्लांट हैं, 8 नए प्लांट आ गए हैं, टोटल पॉपुलेशन 28 हो गई है. तो बर्थ रेट क्या होगा, 20 प्लांट्स पे न्यू प्लांट 8 ऐड हुए, 0.4 ऑफ स्प्रिंग पर लोटस पर ईयर. इफ 4 इंडिविजुअल इन लेबोरेटरी पॉपुलेशन ऑफ 40 फ्रूट फ्लाई, फ्रूट फ्लाई की पॉपुलेशन 40 की है, 4 इंडिविजुअल डाई ड्यूरिंग ए स्पेसिफाइड टाइम इंटरवल, एक वीक में. तो यहाँ वीक का कंसेप्ट लेना है, वहाँ ईयर का लेना है, क्योंकि जो आपको प्रॉब्लम है वो वीक में दी हुई है, वहाँ ईयर में दी हुई है. डेथ रेट इन पॉपुलेशन ड्यूरिंग दैट पीरियड, 40 पे कितनों की डेथ हुई, 4 की, 0.1 इंडिविजुअल पर फ्रूट फ्लाई पर वीक. इसके बाद हम बात करते हैं अनदर एट्रीब्यूट करेक्टरिस्टिक ऑफ पॉपुलेशन इज सेक्स रेशो. इंडिविजुअल की बात करेंगे वो मेल होगा या फीमेल होगा. पॉपुलेशन की बात करेंगे वहाँ मेल और फीमेल की रेशो आएगी. तो पॉपुलेशन हैज सेक्स रेशो, फॉर एग्जांपल 60% ऑफ पॉपुलेशन आर फीमेल एंड 40% मेल. ए पॉपुलेशन एट एनी गिवन टाइम इज कंपोज्ड ऑफ इंडिविजुअल ऑफ डिफरेंट एजेस. अब आप ये देखो पिरामिड दिए हुए हैं, एज पिरामिड. जो येलो लाइन है
ये तीनों में प्री रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन को इंडिकेट करती है, ब्लू लाइन रिप्रोडक्टिव को और पिंक लाइन पोस्ट रिप्रोडक्टिव को। आपने प्री रिप्रोडक्टिव देखना है। अगर प्री रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन रिप्रोडक्टिव से ज़्यादा है तो आने वाले टाइम में वो पॉपुलेशन ग्रो करेगी, वो पॉपुलेशन एक्सपेंड करेगी। तो पहले में देखो आप, प्री रिप्रोडक्टिव इज़ मोर देन रिप्रोडक्टिव, ये पॉपुलेशन एक्सपेंड करेगी। सेकंड में देखो दोनों बराबर हैं तो पॉपुलेशन स्टेबल रहेगी। थर्ड में प्री रिप्रोडक्टिव इज़ लेस देन रिप्रोडक्टिव, पॉपुलेशन डिक्लाइन हो जाएगी। तो फर्स्ट में ट्रेंगुलर बन रहा है और थर्ड में अर्न शेप बनेगा पिरामिड। पिरामिड जनरली शो एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेल एंड फीमेल इन डायग्राम। The shape of pyramid reflects the growth status of population, whether it is growing, stable or declining. The size of